हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। ये भी हिंदी व्याकरण का ही एक अगला टॉपिक है जिसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं सर्वनाम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम मैंने आपको बताया था, सर्वनाम उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, लिंग, वचन आदि के कारण प्रभाव पड़ता है। लेकिन सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के बारे में आपने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा है। वो शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का, भाव का आदि का नाम बताते हैं, वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और उन्हीं संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को बार बार रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी अन्य शब्द को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो सर्वनाम कहलाता है। और ये परिभाषा दी है कामता प्रसाद गुरु ने। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लाइनें बताती हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ने के बाद खेलने जाएगा, मोहन सुबह जल्दी उठकर स्कूल चला जाता है। अब मैं बार बार मोहन 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 बोल रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो रही है बार बार। लेकिन अगर मैं बोलूँ मोहन सुबह खेलने जाता है, वह सुबह उठकर जल्दी स्कूल चला जाता है, वह पढ़ाई कर रहा है, तो ये जो मैंने मोहन की जगह वह शब्द का प्रयोग किया है, यह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को रोकने के लिए, यानी बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराया ना जाए, इस कारण सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब देखिए सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो सर्वनाम की जो हमारे पास संख्या पूछी जाती है, वो पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो सर्वनाम 11 होते हैं। 11 अब ऐसे तो सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो 11 सर्वनाम आप देख रहे हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है हमारे पास, इनको कहते हैं मौलिक। इन सभी को कहते हैं मौलिक सर्वनाम। और इनकी संख्या होती है 11। इसके अलावा जितने भी सर्वनाम होते हैं वो इन्हीं सर्वनामों में या तो कारक या प्रत्यय आदि जोड़ करके बनाए जाते हैं। और उन सर्वनामों में जैसे कि होता है ना, इसका, उसका, तेरा, मेरा, इस तरह से जो शब्द बन गए हैं ये भी सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन ये होते हैं यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनामों की संख्या पूछी जाती है। मूल सर्वनाम हमारे पास 11 हैं, 11 सर्वनाम। आगे देखते हैं सर्वनामों के भेद। आइए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो कुल 6 भेद हैं। देखिए, पहला जो भेद है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ते जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं शब्द है, मैं सर्वनाम है, यह पुरुष भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और स्त्रियां भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मैं फिल्म देखना जाना चाहती हूँ, मैं फिल्म देखना जाना चाहता हूँ। अब जो मैं शब्द है, इससे आप नहीं पता लगा सकते हैं कि बोलने वाले का लिंग क्या है, लेकिन लास्ट में जो क्रियापद आ रहा है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, इसके माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि बोलने वाला वक्ता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने उदाहरण में बोला कि मैं फिल्म देखने जाना चाहता हूँ, तो पुल्लिंग, मैं फिल्म देखने जाना चाहती हूँ, तो स्त्रीलिंग। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका अपना कोई लिंग नहीं होता और ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, दोनों के लिए प्रयोग हो सकते हैं, ऐसे सभी सर्वनामों को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी बोल देते हैं।
ठीक है। और इसमें जो आने वाले सर्वनाम हैं वो है मैं और हम, यानी बोलने वाला, वक्ता। वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हम कहते हैं श्रोता को, सुनने वाला जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष। उसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं तू और आप। और अंत में जो होता है वो होता है अन्य पुरुष। अन्य यानी कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात तो हो रही है लेकिन वो व्यक्ति ना तो बोल रहा है और ना सुन रहा है। वह हो सकता है वह, वे, ये हो गए अन्य पुरुष। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैं एक लाइन बोलती हूँ, एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि वह बीमार है। देखिए ये एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें हम देखते हैं उत्तम पुरुष कौन सा है। सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में हम देखते हैं। उत्तम पुरुष जैसे मैंने आपको बताया, वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है। और वो व्यक्ति जब अपने लिए कोई सर्वनाम प्रयोग में लाता है तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो मैंने, यहाँ पर बोलने वाले ने अपने लिए जो शब्द यूज़ किया वो किया है मैंने, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। आपसे यानी सुनने वाले से बोला है, सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है आप, तो आपसे जो प्रयोग हुआ है वो है मध्यम पुरुष सर्वनाम। और उसके बाद वह यानी किसी तीसरे के बारे में बता रहा है लेकिन वो इन दोनों की बातों में शामिल नहीं है। तो ये जो वह शब्द हो गया ये हो गया आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। आगे देखते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग में लाता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बोलने वाला है मैं, ये तो हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जो है अपने लिए जो सर्वनाम प्रयोग में ला रहा है वो है पुरुषवाचक। मैं यहाँ पर जो सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर आया है, मेरे नाम के स्थान पर आया है और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मैंने यहाँ पर जो शब्द यूज़ किए हैं अपना और स्वयं, ये जो सर्वनाम मैंने यूज़ किए हैं ये हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी ये दोनों सर्वनाम मैंने अपने स्वयं के लिए यूज़ किए हैं, अपनी बात को रखने के लिए प्रयोग में लाई हूँ। अगला देखते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम आएंगे जिससे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के निश्चित होने का हमें प्रमाण मिले कि इसी चीज़ के बारे में, इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि यह वाइट बोर्ड है और मैं बोलूँ यह मार्कर है, ठीक है, तो मैं निश्चित करके बता रही हूँ, आपको संकेत करके बता रही हूँ कि यह मार्कर है और यह वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो जो निश्चित हम कर देते हैं जिससे साफ साफ पता चले वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके लिए जो प्रयोग मिलाते हैं यह वह। अब यह कब आएगा और वह कब आएगा, तो अगर पास की कोई वस्तु है, जैसे ये पास में है, मेरे हाथ में है, तो मैं बोल सकती हूँ यह, ठीक है। पास रखी वस्तुओं के लिए हम प्रयोग में लाते हैं यह और दूर रखी वस्तुओं के लिए हम लाते हैं वह।
ठीक है, लेकिन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक फलों की टोकरी रखी हो और मैं उससे थोड़ी सी दूरी पे हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वह पहले वाला, वह सबसे ऊपर वाला आम मुझे चाहिए। तो जो मैंने संकेत कर दिया कि वह सबसे ऊपर वाला, तो वो निश्चित हो गया कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला देखते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित होगा, है ना, जिसके बारे में हम प्रमाण के साथ नहीं कह सकते कि किस बारे में बात हो रही है, वो अनिश्चित होगा, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो इसके लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाएंगे वह है कोई, कुछ, यानी जिनके बारे में हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। जैसे कि दरवाजे पे अगर कोई आया है तो, और हम उस दरवाजे के पार अगर देख पा रहे हैं दरवाज़ा खुला हुआ है तो हम बता देंगे कि कौन आया है, नाम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दरवाज़ा बंद है, हम उसके पार नहीं देख सकते, तो हम क्या कहते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है। कोई आया है ये हमें पता है, कोई आया है, लेकिन वो अनिश्चित है कि कौन आया है। उसी तरह से कुछ, टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं, लेकिन कुछ मतलब कितने फल रखे हुए हैं हम निश्चित नहीं बता सकते। तो जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित है। इनके लिए जो प्रयोग में आएगा कोई और कुछ। आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी एक वाक्य या शब्द का किसी दूसरे वाक्य या शब्द के साथ संबंध बताते हैं। और इसमें जो आने वाले सर्वनाम होते हैं जैसे जो, सो। उदाहरण हम देख लेते हैं। जो मेहनत करता है सो सफल होता है। इस तरह के जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो जोड़े में आते हैं। सिर्फ जो और सो नहीं, बल्कि जिसका, उसका, जो, वो, जिसे, उसे, इस तरह के जितने भी जोड़े वाले सर्वनाम होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए इस वाले वाक्य का इस दूसरे वाक्य के साथ संबंध बता रहा है और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो आएंगे कौन और क्या। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न पूछने वाले सभी वाक्यों के अंतर्गत जो भी सर्वनाम आते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। उदाहरण के तौर पे दरवाजे पर कौन आया है, पहले हमने जब अनिश्चित थे तब कह रहे थे हम दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे कि दरवाजे पर कौन आया है, ठीक है। टोकरी में क्या रखा है। इस तरह के वाक्य जो हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे वाक्यों में प्रयोग होने वाले संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज का ये सर्वनाम का टॉपिक है। इसमें जो भी पढ़ाया गया है वो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और इस तरह के ज़्यादातर इसमें सर्वनाम के भेद से क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में वो सर्वनाम के भेद से होता है। उसके पूछ लिए जाते हैं कितने भेद है या किसी एक भेद के बारे में विस्तार से पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।